Good morning, dear students. I hope you all are good at home. It is your social study class, and today we are starting chapter number 20. The topic is foreign policy of India and its relations with the neighboring countries. In this chapter, we will discuss about the foreign policy of India, means India की जो विदेश नीति है वो क्या है, and its relations with the neighboring countries. मतलब कि इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो पड़ोसी देश है, उसके साथ इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं. तो फॉरेन पॉलिसी इज द क्रस फॉर फॉरेन रिलेशन. टुडे ऑल द नेशंस थ्रो जोग्राफिकल फार फ्रॉम ईच अदर आर वेरी क्लोज ड्यू टू द मीन ऑफ कम्युनिकेशन. एज वी नो कि फॉरेन जो पॉलिसी होती है वो हमेशा जो फॉरेन की जो कंट्रीज होती है उनके साथ जो रिलेशंस होते हैं वो क्रूर मतलब कि साधारण नहीं होते हैं, लेकिन इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो कुछ डिफरेंट है. जैसे कि टुडे ऑल द नेशंस थ्रो ओके जोग्राफिकल रूप से अगर हम ऑब्जर्व करें तो ऑल द नेशंस आर फार फ्रॉम द ईच अदर, एक दूसरे से काफ़ी दूरी. वी कांट फील दिस डिस्टेंस बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. आज इतना मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप हो चुका है कि हमको उस दूरी का एहसास ही नहीं होता है. एनी हैपनिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लीव्स इट्स इम्पैक्ट ऑन अदर नेशंस टू. तो अगर किसी भी कंट्री में कुछ भी होता है तो उसकी जो न्यूज़ होती है वो इतनी फास्ट दूसरी कंट्रीज तक चली जाती है कि उसका जो प्रभाव है वो दूसरे कंट्रीज पर भी आता है. ऑल द नेशंस ऑफ वर्ल्ड आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. That is why today in the world politics more focus is given to the development and formation of international relation. तो ऑल द नेशंस जैसे कि सारे नेशंस हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, कभी व्यापारिक तौर पर तो कभी राजनीतिक तौर पर. दैट इज़ वाई, इसलिए क्या है कि आज की तारीख में सारे जो नेशंस हैं वो फोकस देते हैं कि किस तरह से हम अपना खुद का डेवलपमेंट करें, इंफॉर्मेशन, और इसके लिए खुद के डेवलपमेंट के लिए उनको ज़रूरत होती है पड़ोसी देशों की. तो इसलिए वो अपने इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं उसको फॉर्मेशन मतलब कि उसको अच्छे से रखना चाहती हैं. अ गुड फॉरेन पॉलिसी इज़ एसेंशियल टू इस्टेब्लिश फॉरेन रिलेशन विद अदर नेशंस आर रिक्वायर्ड बाय अ नेशन. तो उसी तरह से जो फॉरेन पॉलिसी है वो ज़रूरी है कि उसमें ये चीज़ ज़रूरी है कि आप अपने फॉरेन जो नेबरिंग कंट्री हैं या फिर दूसरे कंट्री के साथ आपके संबंध कैसे हैं और आपके संबंध मतलब कि उसका आप दूसरी कंट्रीज़ पर आपके संबंधों का क्या असर है, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा महत्वता मानी जाती है. द फॉरेन पॉलिसी इज़ अ ग्रुप ऑफ अ प्रिंसिपल विच इज़ अडोप्टेड बाय वन नेशन टू सीक इट्स नेशनल इंटरेस्ट. जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसमें क्या होता है कि कुछ उनके सिद्धांत होते हैं. अ ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल्स, उनके कुछ सिद्धांत होते हैं जो कि कोई भी कंट्री अडॉप्ट करती है बाय वन नेशन टू सीक इट्स नेशनल इंटरेस्ट. मतलब कि दूसरे कंट्री के साथ उसके रिलेशंस किस तरह से हित में हो, इस तरह के उनके सिद्धांतों का एक ग्रुप होता है. द डिसीजन टू इस्टेब्लिश स्टेबल रिलेशन विद अदर nations and the implementation of this decision is called the foreign policy of a nation. तो इस तरह से the decision to establish रिलेशन विथ अदर नेशन एंड द इम्प्लीमेंट. तो जो अगर आप दूसरे कंट्रीज़ के साथ आपके जो रिलेशंस हैं वो किस तरह से स्टेबल होंगे, किस तरह से उसका इम्प्लीमेंट होगा, इस सब के लिए आपको खुद उस कंट्री को खुद को डिसीज़न लेना पड़ता है और उसी डिसीज़न को हम कहते हैं उस कंट्री की फॉरेन पॉलिसी. दस फॉरेन पॉलिसी इज़ परमानेंट पॉलिसी बेस्ड ऑन नेशनल वैल्यूज़. ओके, जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक बेस करती है आपकी खुद के नेशंस की क्या वैल्यूज़ हैं, ओके, आपके क्या मॉरल्स हैं, उसके ऊपर डिपेंड करती है. नेक्स्ट इज आर फॉरेन पॉलिसी. जो हमारी कंट्री है इंडिया, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे. इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड. द कल्चरल पास्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन एक्सट्रीमली ग्लोरियस. इंडिया हैज़ बीन constantly making effort to build amicable relation not only with neighboring countries but also with far flung nation. जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया का जो कल्चरल पास्ट जो है, हमारी जो संस्कृति है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लोरियस मतलब कि बहुत ही ज़्यादा जानी मानी जाती है, बहुत उज्जवल है. तो ग्रेट इम्पैक्ट, तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका भी पूरे वर्ल्ड पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है. इंडिया हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली मेकिंग, और इंडिया है कि लगातार अपने इफ़र्ट लगाती है, अपने पूरा जोर लगाती है कि इंडिया की जो रिलेशंस हैं वो अमेकेबल मतलब कि फ्रेंडली हो, सिर्फ अपनी नेबरिंग कंट्री से ही नहीं. जो कंट्री इंडिया से दूर हैं तो इंडिया चाहती है कि उन कंट्री के साथ भी हमारे जो रिलेशंस हैं वो कैसे हों,
अमेकेबल मतलब कि फ्रेंडली हो। द रूट्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी आर इन द ओरिजिन ऑफ द डेवलप्ड civilization since centuries, which include ancient, medieval, through and British policies, national movement, India National Congress, and impact of Gandhian philosophy. All these have been contributing factors. तो इस तरह से ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारी इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें हेल्प करती है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट इज मेन एम्स ऑफ आर फॉरेन पॉलिसी। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके मेन उद्देश्य क्या हैं? फर्स्ट इज टू मेक इंडिया पावरफुल फोर्स इन द वर्ल्ड। विश्व में इंडिया को एक पावरफुल फोर्स के रूप में प्रेजेंट करना। टू गेट फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज फॉर इंडियाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। और इंडिया की जो औद्योगिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, ताकि दूसरी कंट्रीज से हमको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। थर्ड इज टू अपोज कॉलोनियलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। मतलब कि इट मीन्स वी कैन से दैट किसी के ऊपर साम्राज्यवाद नहीं जमाना। इट मीन्स अगर आप किसी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो तो हम किसी भी दूसरी कंट्री को अपने अंडर नहीं रखना चाहते, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने हम इंडिया के साथ किया था। फॉर नेक्स्ट वन इज़ टू सपोर्ट फ्रीडम मूवमेंट ऑफ एशिया एंड अफ्रीकन नेशन। और उसके अलावा एशियन और अफ्रीकन में जितने भी नेशन जो भी किसी दूसरी कंट्रीज़ के अंडर हैं उनको फ्रीडम मिले उसके लिए सपोर्ट करना। नेक्स्ट इज टू मेंटेन क्लोज रिलेशंस विद द कॉमनवेल्थ कंट्रीज। मीन्स जो भी गणराज्य हैं, जो भी रिपब्लिकन कंट्रीज हैं, उन सबसे अच्छे रिलेशंस को मेंटेन करना। टू बिल्ड नेसेसरी कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड। और उसके अलावा फॉरेन कंट्री से जो हमारे व्यापारिक संबंध है उसको डेवलप करना। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ नॉन रेसिडेंट इंडियंस। मीन्स कि जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं, जो इंडिया के नहीं हैं, वो भी फिर भी इंडिया में रहते हैं, ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करना, उनके भले के लिए वर्क करना। टू ब्रिंग एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस टुगेदर फॉर प्रोटेक्टिंग म्यूचुअल इकोनॉमिक एंड पब्लिक इंटरेस्ट। लोगों के भले के लिए और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छे से हो सके, इसके लिए एशियन और अफ्रीकन जितने भी नेशंस हैं उन दोनों को साथ में लाना, मतलब कि उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशन इस्टेब्लिश करना। टू बैक एंड सपोर्ट यूएन। और जो यूनाइटेड स्टेट है उसको सपोर्ट करना। द नेक्स्ट पॉइंट इज डिटरमाइनिंग फैक्टर्स ऑफ आर फॉरेन पॉलिसी। हमारी फॉरेन पॉलिसी के जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज जोग्राफिकल फैक्टर। जो जोग्राफिकल मतलब कि जो हमारे भौगोलिक जो फैक्टर है। इंडिया इज जोग्राफिकल एरिया इन इट्स ह्यूज सी एंड माउंटेन बॉर्डर्स इन एशिया हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन शेपिंग इंडिया फॉरेन पॉलिसी। इंडिया ट्रेड एंड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन दिस फैक्टर। तो हमारे कंट्री की जो सिक्योरिटी है वो हमारे दूसरी कंट्रीज़ के से जो व्यापारिक संबंध है वो इस सारी चीज़ें डिपेंड करती है, हमारे जोग्राफिकल जो फॉर्मेशन है इंडिया का उसके ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि तीनों तरफ जो सी वाटर बॉडीज़ है उससे हमारे दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो हमारे ट्रेड रिलेशंस हैं वो अच्छे बनते हैं, मतलब कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो वर्क है वो ईजीली होता है। सेकेंड वन इज़ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इंडिया इज़ अ गुड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को सपोर्ट करती है। द नॉन अलाइन मतलब होता है गुट निरपेक्षता। द वर्ल्ड वॉज स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स, कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। द एनिमोसिटी बिटवीन द टू रिजल्टेड इन कोल्ड वॉर alienating itself from them. India maintained its position as non-aligned nation. जब पूरा वर्ल्ड दो पार्ट में बढ़ जाता है और दोनों पार्ट में जब आपस में लड़ते हैं तो इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो कि नॉन अलाइनमेंट को सपोर्ट करती है, मतलब कि वो किसी भी ग्रुप का साथ नहीं देती है। लेकिन ऐसा नहीं कि ग्रुप का साथ नहीं देती है तो वो किसी की हेल्प भी नहीं करे। हेल्प इन द रिड्यूसिंग टेंशंस बिटवीन टू लॉबीज। लेकिन ऐसे समय में इंडिया वो वर्क करती है कि दो जो पार्ट में या फिर दो कंट्रीज जो लड़ रही हैं उनके बीच में जो टेंशन है ओके उन सब में को रिमूव करने में वो हेल्प करती है। नेक्स्ट फैक्टर इज हिस्टोरिकल ट्रेडिशन। तो इंडिया हैज़ इट्स ओन हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट कल्चर। इंडिया की हिस्ट्री बहुत फेमस है, पहले से ही हमारे यहाँ का कल्चर भी बहुत जाना माना जाता है। तो टू डेट इंडिया हैज़ नेवर ट्राई टू फोर्स इट्स सुपरमेसी ऑन एनी नेशन। क्योंकि इंडिया खुद किसी दूसरी कंट्री का गुलाम रह चुका है, इसलिए इंडिया कभी भी किसी भी दूसरी कंट्रीज़ पर अपनी प्रभुत्वता जमाने की कोशिश नहीं करता। एंड दिस ट्रेडिशन इज प्रेसिप्टेबल टुडे
फॉरेन पॉलिसी, और वही हमारा जो ट्रेडिशन है वो अभी भी हमारी फॉरेन पॉलिसी में इम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट इज नेशनल इंटरेस्ट, मतलब कि हमारे देश की भलाई के लिए सबसे पहले सोचता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हैड सेड इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दैट द बेस ऑफ एनी कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी लाइज इन द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स नेशनल इंटरेस्ट, मतलब कि अगर हमारी किसी भी फॉरेन पॉलिसी किसी भी कंट्री के साथ कैसे भी हैं, लेकिन सबसे पहले हमको हमारी खुद की कंट्री का भला और उसके प्रोटेक्शंस के बारे में देखना चाहिए। एंड द गोल ऑफ आर फॉरेन पॉलिसी लाइज इन दिस फैक्ट, और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी का जो सबसे बड़ा मेन गोल है वह इसी तथ्य पर आधारित है। नेक्स्ट टॉपिक इज मेन प्रिंसिपल्स ऑफ आर फॉरेन पॉलिसी, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है हमारी कंट्री की उसके मेन सिद्धांत क्या क्या है। फर्स्ट इज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसको अभी वी हैड डिस्कस्ड इट ऑलरेडी, अगेन आई एम discussing it. Non-alignment movement means गुट निरपेक्षता. India's policy of non-alignment simply means that India will think and act independently and impartially in international matters, and that is why India choose the policy of non-alignment movement. It means कि इंडिया खुद अपने आप में इंटरडिपेंडेंट है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है, और वो बिना किसी पक्षपात के सोचती है, इसलिए वो किसी भी गुट में मतलब कि किसी भी कंट्रीज़ का जो एक ग्रुप बन जाता है उस ग्रुप को सपोर्ट नहीं करती है। द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट डज नॉट इंडिकेट, इट मीन्स ये नहीं है कि इंडिया अपने आप में अलग है और अलग पड़ा रहेगा। इट मीन्स बट एन एफर्ट टू इस्टेब्लिश फ्रेंडली सपोर्ट, वो मतलब कि किसी भी ग्रुप के साथ मिलकर के दूसरे किसी कंट्रीज़ को कोई भी लॉस नहीं करेगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि वो दूसरों के साथ भी फ्रेंडली रहेगा और दूसरों के कंट्रीज़ के बीच में भी फ्रेंडली रिलेशन कायम करने की कोशिश करता है। सेकेंड मीन इज अपोजिशन ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, मीन्स कि विरोध में है, इंडिया विरोध में है कि कोई दूसरी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के ऊपर राज्य करे, क्योंकि इंडिया हैज़ बिटर एक्सपीरियंस ऑफ स्लेवरी अंडर ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म, क्योंकि इंडिया को सबसे बहुत कड़वा अनुभव पहले ही हो चुका था कि जब ब्रिटिश का साम्राज्य हमारे यहाँ इंडिया में था। सो इंडिया अपोज्ड इट नेचुरली, तो इसलिए नेचुरल है ये कि इंडिया ऐसी बातों के लिए हमेशा खिलाफ में चलेगा। तो यूएन, इंडोनेशिया, लीबिया एंड नामीबिया आर द कंट्रीज सफरिंग फ्रॉम इम्पेरियलिज्म, तो इंडिया ने उन कंट्रीज़ की भी हेल्प करी है, जैसे कि यूएन, इंडोनेशिया, लीबिया एंड नामीबिया आर द कंट्रीज सफरिंग फ्रॉम इम्पेरियलिज्म, जो कंट्री दूसरी कंट्रीज़ के अंडर में। नेक्स्ट इज अगेंस्ट अपार्थाइड। अपार्थाइड का मीनिंग होता है रंगभेद नीति। कुछ कंट्रीज ऐसी होती है ना जो कि उनकी कंट्रीज़ के जो लोग होते हैं उनका जो कलर होता है उसके बेस पर, मतलब जो रेशियल जिसको हम कहते हैं, तो उसके भी खिलाफ है। इंडिया बिलीव्स इन इक्वलिटी ऑफ ऑल रेसेस ऑफ द वर्ल्ड, ओके, जितने भी जो भी लोग हैं उन सबके में समानता की भावना पर विश्वास करती है। प्रायोरिटी टू इट्स इंडिपेंडेंट, इंडिया हैड बीन रेजिंग वॉइस अगेंस्ट इनह्यूमन पॉलिसी ऑफ रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो इस तरह से जब भी ऐसे किसी के रंग को लेकर के अगर किसी के साथ कुछ भी गलत होता है, ओके, उस कंट्री में, कि अगर आप जैसे कि कुछ लोगों के जो कलर्स में जो डिफरेंस होता है, वाइट स्किन और ब्लैक स्किन का जो डिफरेंस किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे बता गया है, तो उसके भी इंडिया खिलाफ होती है। साउथ अफ्रीका के लोगों के साथ मैक्सिमम ऐसा व्यवहार क्योंकि किया जाता है। तो इंडिया ऑल्सो अपोज्ड जर्मनीज नाजी पॉलिसी, तो जर्मनी में भी ऐसी पॉलिसी है तो इंडिया उसका भी विरोध करती है। दस कंप्लीट एंड ऑफ racialism in international communities is the prime principle of India's foreign. Next is Panchshil. The idea of Panchshil came upon the Tibet issue when India and China signed a treaty on May 29, 1954. The word Panchshil is derived from the Sanskrit word Panch and Shil. Okay, ये जो पंचशील वर्ड है वो संस्कृत वर्ड के पंच और शील दो वर्ड मिला करके लिया गया है। पंच का मीन्स तो 5 और शील का मतलब स्टैंड फॉर रूल्स ऑफ कंडक्ट एंड द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील आर। तो इस तरह से इंडिया और चाइना के बीच में एक जो पैक्ट होता है, जो संधि होती है, साइन की जाती है, उसी को हम पंचशील कहते हैं, जो कि 29 मई 1954 में की जाती है। तो जो पंचशील पैक्ट साइन किया जाता है उसके भी अपने कुछ मेन प्रिंसिपल्स थे। दीज आर म्यूचुअल रेस्पेक्ट ऑफ ईच अदर्स, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड
वर्गनिटी, इट मीन्स कि हम एक दूसरे की राष्ट्रीय एकता और अखंडता का सम्मान करेंगे। सेकेंड इज नॉन अग्रेशन, मतलब कि गैर आक्रामकता, अननेसेसरी कभी किसी पर हमला नहीं करेंगे। नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स, एक दूसरे की कंट्री के जितने भी इंटरनल उनके जो भी मैटर्स हैं उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, ओके, समानता को और आपसी समझदारी से काम लेंगे। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, और शांति व्यवस्था को कायम रखेंगे। नेक्स्ट इज सपोर्ट फॉर वर्ल्ड पीस, और उसके अलावा इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है वो वर्ल्ड पीस को भी सपोर्ट करती है। तो इंडिया इज अमंग द ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ द यूएन, जो यूएन का जो ऑर्गेनाइजेशन बना था उसमें इंडिया उसका एक मेंबर है शुरू से ही। इंडिया वर्क्स फॉर द ग्लोबल पीस, इट हैज़, और हमेशा से ही इंडिया ने ग्लोबल पीस मतलब कि वर्ल्ड में जो शांति कायम रखने के लिए उसी के लिए अपना वर्क किया है। इट हैज़ बीन अटैच टू द ऑर्गेनाइजेशन लाइक, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया मेंबर है, लाइक ILO का, यूनिसेफ, FAO एंड यूनेस्को। ये इन सब की फुल फॉर्म हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इंडिया ऑलवेज फॉलो द UN डायरेक्शंस फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ ऑल, और इसके अलावा इंडिया हमेशा UN के द्वारा दिए गए सारे डायरेक्शंस सोशल और इकोनॉमिक भलाई के हिसाब से सारे डायरेक्शंस को वो फॉलो करती है। नेक्स्ट इज सपोर्ट ऑफ डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट का मतलब होता है निशस्त्रीकरण। तो इंडिया हैज़ ऑलवेज अपोज्ड द आर्म्स रेस, जो एक रेस लगी होती है लोगों की कि ज़्यादा से ज़्यादा हथियार को बनाना, तो इंडिया हमेशा उसके खिलाफ रही है। टू अचीव इट, इट इज़ नेसेसरी टू स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्म्स एंड टू डिस्ट्रॉय विच आर ऑलरेडी मेड। तो इसके लिए सबसे पहले कि इंडिया ने खुद इतने खतरनाक शस्त्रों का निर्माण नहीं करती है, उसको स्टॉप करके रखा है, और जो भी पहले से बने हुए थे उन सबको भी ख़त्म कर दिया गया। ओनली डिसआर्मामेंट कैन एस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल पीस। अगर हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल पीस राष्ट्रीय शांति बनी रहे तो उसके लिए डिसआर्मामेंट होना ही चाहिए, नहीं तो जब भी कभी भी कुछ भी होगा तो छोटी छोटी बातों में एक कंट्री दूसरी कंट्री पर आक्रमण करेगी, और उस आक्रमण में अगर बहुत ज़्यादा किसी कंट्री को नुकसान हो गया तो वो दुश्मनी फिर आगे बढ़ती जाएगी। द मनी एंड रिसोर्सेज सेव्ड, तो उससे क्या होगा कि जो औजार बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसोर्सेज और पैसों का खर्चा होता है कैन बी यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट, तो उस पैसों का यूज़ डिसआर्मामेंट मतलब कि शस्त्रों को बनाने की बजाय उसका पैसों का खर्च अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए किया जाए। नेक्स्ट इज सपोर्ट ऑफ सार्क। तो दिस सार्क इट्स फुल फॉर्म इज साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। तो ये कुछ कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, उसको हम सार्क कहते हैं। तो टू डेवलप फ्रेटर्निटी विद साउथ एशियन नेशंस, साउथ एशिया साइड के जितने भी कंट्रीज हैं उन सब के में एक फ्रेंडली रिलेशन को डेवलप करने के लिए इंडिया हैज़ लैंड सपोर्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सार्क। तो इंडिया सार्क को सपोर्ट करती है। देर आर 7 कंट्रीज, इस सार्क में 7 कंट्रीज़ हैं, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका एंड मालदीव्स। दस द अबो प्रिंसिपल, तो इस तरह से ये कुछ सिद्धांत हैं जो कि इंडिया जिसके थ्रू इंडिया हेल्प करती हैं, जो कि उनका लक्ष्य है गिवन बूस्ट टू आवर फॉरेन पॉलिसी, जो कि हमारी फॉरेन पॉलिसी को बूस्ट प्रदान करती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इंडियाज रिलेशंस विथ हर नेबरिंग कंट्री। इंडिया के उसकी खुद की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ कैसे व्यवहार हैं, उनके साथ उनके कैसे रिलेशंस हैं। एज वी नो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री एंड इट्स बाउंड्री, जो इसकी बाउंड्री है वो कौन कौन से कंट्रीज से टच करती है, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड श्रीलंका एंड पाकिस्तान। इंडियाज रिलेशन विथ हर नेबरिंग हैव नॉट बीन इवन ऑलवेज, जैसा कि हम जानते हैं कि हमेशा से हमारे पड़ोसी कंट्रीज़ के साथ जो संबंध है वो एक जैसे नहीं रहे, उनमें अप एंड डाउन्स हमेशा समय समय पर आते रहे हैं। इंडिया हैज़ ऑलवेज मेड इफ़र्ट टू सोल्व, लेकिन इंडिया ने हमेशा इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपने पूरे इफ़र्ट्स लगाए हैं, उन्होंने अपनी मतलब कि पूरे प्रयास किए हैं कि किसी भी तरीके से शांति से या म्यूचुअल डायलॉग आपसी बातचीत से किसी भी तरीके से हमारे बीच में जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएं। एंड इंडिया डज नॉट वांट इंटरफेरेंस ऑफ थर्ड पार्टी, और इंडिया ये भी नहीं चाहती कि कोई थर्ड पार्टी मतलब कि दूसरी या फिर तीसरी कोई कंट्री आकर के दोनों के बीच में कोई भी
तालमेल बिठाएं। इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन कीन ऑन हैंड एंड ट्राइड टू मेंटेन गुड रिलेशन विथ हर नेबर्स फॉर स्टेबिलिटी, पीस एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। अपनी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, शांति के लिए और उसकी स्थिरता के लिए इंडिया ने हमेशा कोशिश की है कि उसकी नेबरिंग कंट्री के साथ उसके रिलेशंस हमेशा अच्छे रहें। तो नाउ वी विल डिस्कस इंडियाज़ रिलेशन विथ इट्स नेबरिंग कंट्री। इसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उस अलग अलग जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ उनके जो रिलेशंस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो कैसे रहे। तो फॉर सेंचुरीज चाइना एंड इंडिया हैव लिव्ड एज फ्रेंडली नेबर्स फ्रॉम द टाइम्स ऑफ अशोका। थर्ड सेंचुरी मीन्स जो थर्ड सेंचुरी थी 300 ईयर्स का जो टाइम था, और जब बुद्धिज्म का जो टाइम था तब से लगा करके, अशोका के टाइम से लगा करके इंडिया और चाइना के बीच में हमेशा फ्रेंडली रिलेशंस रहे हैं। सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन डेवलपिंग रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। Several India Buddhist scholars visited China during Ashoka reigns। और बहुत सारे जो विद्वान हैं वो अशोका के समय से हमारे इंडिया में